नमस्कार साथियों, आज अपने टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हस्तकला। हस्तकला नाम का ये जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा ये अपना, और ध्यान देना इसके ऊपर। हस्तकला नाम का टॉपिक आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हस्तकला अंग्रेजी में बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट। हस्तकला, ठीक है। हस्तकला का अर्थ होता है वो सारी चीज़ें जो हाथ से बनती हो, हाथ से जो भी चीज़ें अपने बनाएंगे उनको अपने हस्तकला कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर मशीन से बनती है तो उसको अपने हस्तकला की श्रेणी में नहीं रखेंगे। प्रत्येक वो चीज़ जो अपने हाथ से बनती है उन्हीं को अपने हस्तकला में रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी सरल सी डेफिनेशन हो जाएगी, हाथ से निर्मित कला। हाथ से जो भी कला करेंगे हम उसको हम कहेंगे हस्तकला। और ध्यान देना, हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है वो बोरानाड़ा जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। हस्तकला का प्रमुख केंद्र हो जाएगा यहाँ पे बोरानाड़ा जोधपुर, ठीक है। और इसके बाद में हस्तकला का तीर्थ, अगर कोई पूछ ले हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं तो आपको बताना है जयपुर। तीर्थ का मतलब होता है वो जगह जहाँ उसकी मुक्ति होती है, और जितने भी हस्तकला के प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी की मुक्ति जयपुर होती है, उनका हमें सही मूल्य जयपुर मिलता है, इसलिए हस्तकला का तीर्थ स्थल कहते हैं अपने जयपुर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद में देखो, यहाँ तक की बातें होगी, 2-3 बातें ये। अब इसके बाद में हस्तकला के कई पार्ट बनेंगे। पार्ट का मतलब है कि जैसे जो चीज़ें हाथ से अपने लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं तो उनको अपने अलग पॉइंट बना लेंगे, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा काष्ठ कला। इसके बाद में जो चीज़ें अपने चमड़े से बनती हैं और हाथ से बनाते हैं, चमड़े की चीज़ें बनाते हैं, वो सारी कलाएं हमारी हो जाएगी चर्म कला। यदि हम किसी भी बर्तन पे अलग अलग प्रकार से पेंटिंग करते हैं तो वो चीज़ें हमारी हो जाएगी बर्तनों पे चित्रकारी। इस प्रकार से अलग अलग इसके पॉइंट बनेंगे, ठीक है। और एक इसमें जैसे चीज़ हो जाएगी कशीदा कला। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कशीदा कला के बारे में और अर्थ समझेंगे कि कशीदा कला का अर्थ क्या होता है। तो ये अपने पास में कला हो गई कशीदा कला। देखो, आपने वस्त्रों पे, सूट और साड़ी के किनारे पे और उसके कपड़े पे चमकीले कलर या सुनहरे कलर से या सिल्वर कलर से जो धागे बने होते हैं उनसे कढ़ाई की हुई देखी होगी, ठीक है। और गोल्डन या सिल्वर कलर के छोटे छोटे बारीक धागे से होते हैं, शाइनिंग वाले, ठीक है। तो उस प्रकार की जो कढ़ाई होती है वो होती है कशीदा कला। कशीदा कला हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन देखो, जैसे उदाहरण के लिए आपने ये चीज़ जरूर देखी होगी, ये इस प्रकार से हमारे पास में एक जुत्ती है, ये इस प्रकार से एक जुत्ती है अपने पास में, ठीक है। ये सिंपल जुत्ती है। ऐसी नागरी और मोजड़ी नाम की ये जो जूतियाँ, ये मारवाड़ मतलब जोधपुर और नागौर की फेमस हैं। लेकिन अगर सुनहरे या चमकीले धागे से इस प्रकार से कढ़ाई की हुई हमारे पास में जुत्तियाँ हो तो साथियों ये जो जूती है, इस जूती को कहेंगे कशीदे की जूती, क्योंकि ये कलाकारी हमने जो ऊपर कर दी इस गोल्डन कलर के धागे से, ये कशीदा कला है। अब ये जूती भी कशीदे की जूती होगी। सिंपल हमारे से साधारण सी बात पूछ ले कि जूतियाँ कहाँ की है तो हम बता देंगे जोधपुर की है, नागौर की जूतियाँ फेमस है। लेकिन अगर कोई हमारे से ये पूछे कि कशीदे की जूती बता कहाँ की है, तब हमें बताना है भीनमाल, जालौर बताना है हमें, भीनमाल की है कशीदे की जूतियाँ फेमस, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बढ़ेंगे भी, कढ़ाई कशीदे की किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या डिज़ाइंस इसमें बनते हैं, उन सभी की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कशीदे में जो धागा काम में लेते हैं उस धागे को क्या कहते हैं। धागे का नाम होता है बादला। दो कल्चर में कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो एक ही नाम है, उनके दो दो अर्थ हो जाएंगे, ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे बादला, एक तो अपने देखते हैं
कि जोधपुर में इस प्रकार की एक जिंक से एक बोतल बनती है, जिंक की एक बोतल बनती है इस प्रकार की जस्ते से बनी बोतल, पानी ठंडा रखने के लिए, ये जोधपुर में बनता है। ये बोतल भी जिंक की बनी हुई बोतल, ये भी बादला कहलाएगी। तो ये जो बोतल टाइप का ये जो बादला है ये तो जोधपुर का फेमस है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ कसीदा कला में बादला क्या होता, तो ध्यान रखना सोने या चांदी जैसा पतला धागा, चांदी जैसा पतला धागा यहाँ पे कहलाएगा बादला। अब देखो बादला तो हो गया, ये धागा हो गया जिससे अपने कढ़ाई करेंगे, ठीक है। और गोल्डन कलर का जो धागा होता है उसको कलाबत्तू भी कहते हैं, ध्यान रखना, गोल्डन कलर के धागे को कलाबत्तू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो जाएगा कलाबत्तू, कलाबत्तू हो जाएगा गोल्डन कलर का धागा, गोल्डन कलर का धागा अपने यहाँ पे क्या कहलाएगा, कलाबत्तू भी कहलाएगा, कलाबत्तू भी इसका नाम मिलता है। तो बादला दो प्रकार की चीज़ें होगी अलग अलग प्रकार से। अब देखो इसमें अगर और अपन बात करें तो बादला एक तो ये सोने चांदी जैसा चमकीला तार भी है, बादला जिंक से बनी हुई ठंडे पानी की बोतल भी है, और गोरा बादल नाम के जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने हैं, और बादली नाम की एक रचना भी है जो चंद्र सिंह बिरकाड़ी की रचना है, और बादली नाम की जो रचना है चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी की, उसको आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति माना जाता है। गोरा बादल महल कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, बादली चंद्र सिंह बिरकाड़ी की रचना हो जाएगी, ठीक है। और बादल जैसी आकृति वाला एक कुंड बना है दौसा में, उसका नाम है आलू दा का बुवानिया। तो बादल नुमा आकृति जैसा कुंड कहाँ पे बना है, दौसा में बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ तक की बातें होगी। देखो साथियों दो चीज़ें होती है जब भी हम कढ़ाई करेंगे, एक ताना होता है और एक बाना होता है। इसको आप आसानी से समझ लीजिए ताना क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कपड़ा है और इस पे मुझे किसी चीज़ की बुनाई करनी है, तो ये जो कपड़ा है मेरे पास में ये ताना है, और इसके ऊपर हम जो बाद में बुनेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बाना हो जाएगा, चाहे वो चीड़ मोती या धागा कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो यदि ताना सूती कपड़े का हो और उस पे बाना हम चमकीले धागे का बुन दे, चमकीला धागा अर्थात बादले का तार चमकीला धागा होता है, बाना ऊपर अपने चमकीले कपड़ा, ताना जो है वो सूती है, उस पे बाना हम इस बादले का या चमकीले धागे का ऊपर बन दे या कढ़ाई कर दें, तो ये जो डिजाइन बना है इसको कहते हैं ताश। बने हुए इस डिजाइन को हम नाम देंगे ताश नाम देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब हमारे पास में एक कपड़ा है यहाँ पे। अब ये जो कपड़ा है हमें उदाहरण के लिए इस प्रकार से कढ़ाई करनी है, इस पे धागे से इस प्रकार से अपन कढ़ाई करेंगे, इस प्रकार से कढ़ाई कर देंगे। अब इस कपड़े पे जो सुनहरे धागे से छोटी छोटी बूंदों जैसी जो कढ़ाई हम करते हैं, डॉट 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 छोटी सी बूंदें बना देंगे छोटी छोटी बहुत सारी, तो इनको कहेंगे, इस डिजाइन को कहेंगे मुकेश। सूती कपड़े पे छोटी छोटी बूंदों जैसी कढ़ाई क्या कहलाएगी, मुकेश कहलाएगी। तो ये भी डिजाइन का टाइप हो गया एक, ठीक है। अब इसके बाद में कई बार हम वस्त्र के किनारे एक रेडीमेड पट्टी लेके लगाते हैं, वस्त्र के किनारे एक रेडीमेड पट्टी लगा देंगे, बाजार से लेके आते हैं, इसको लेस बोलते हैं, इसको गोटा भी कहते हैं, लेस भी बोलते हैं, इसको गोटा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये रेडीमेड पट्टी हमने जो लगाई है ना बाजार से लाके, सुंदरता के लिए बाउंड्री जो लगाई हमने, इतनी चौड़ी एक पट्टी होती है, उसको हमने नाम दिया गोटा। याद रखना यहाँ पे दो टाइप की दो चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे। यदि गोटे की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको कहते हैं लप्पा, इसको लप्पा बोलेंगे। गोटे की चौड़ाई कम है तो इसको हम बोलेंगे लप्पी। तो गोटा चौड़ा है तो लप्पा, गोटा कम चौड़ा है तो इसको लप्पी बोलेंगे। और परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोटा बनता कहाँ पे है, तो साथियों ध्यान देना, गोटा 3 जगह बनता है। गोटे का निर्माण
एक तो होता है खंडेला में, खंडेला सीकर में है, एक बिनाय, बिनाय अजमेर में है भाई, और एक स्थान इसका रहेगा जयपुर, एक स्थान इसका रहेगा जयपुर। ठीक है, यहाँ तक एक स्थान इसका जयपुर रहेगा। अब देखो यहाँ पे गोटे के ऊपर जो फूल बने होते हैं उन फूलों को कहेंगे बीजिया। गोटे की जो बेल बनी होती है, इस प्रकार से डिजाइनिंग वाली बेल आएगी इसके ऊपर, गोटे की बेल को हम कहेंगे चंपाकली, गोटे की बेल को हम चंपाकली कहेंगे। गोटे के किनारे जो इस प्रकार से धागे निकले रहेंगे उन धागों को बोलेंगे किरण, किरण बोल देंगे इसको, गोटे के धागों को अपन किरण बोल देंगे। तो किरण हो गया, चंपाकली है, बीजिया हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रहेगी अपने पास में, एक नाम आता है गोखरू। गोखरू का मतलब क्या होगा, देखो गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल, गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल क्या कहलाएंगे, गोखरू। एक चीज और ध्यान में रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ चीजें ऐसी है जो शब्द एक हैं, अर्थ कल्चर में उसके दो हैं। गोखरू एक कलाई का एक आभूषण भी होता है, ध्यान रखना, गोखरू कलाई का आभूषण भी है और इतना महत्वपूर्ण आभूषण है कि परीक्षा में काफी ज्यादा बार पूछा गया है, ये गोखरू है। ठीक है, तो गोटे को, गोटे का टुकड़ा काट लिया हमने, उसको इस प्रकार से फोल्ड करके कपड़े पर रख के उसकी सिलाई कर दो तो वो क्या कहलाएगा, गोखरू कहलाएगा। एक है इसमें नाम आता है बांकड़ी, बांकड़ी, बांकड़ी क्या होता है, गोटे की बनी बनाई एक पूरी बेल आती है जिसको हम इस प्रकार से कपड़े पर रख के उसकी सिलाई कर देते हैं। ठीक है, तो गोटे की बनी बनाई बेल, गोटे की एक बनी बनाई एक विशेष प्रकार की बेल होती है, विशेष प्रकार की जो बेल होती है उस बेल को हम कहेंगे बांकड़ी। अंतर है दोनों में, ध्यान रखना, यदि गोटे के ऊपर ही कोई फूल बने हो तो बीजिया है, और गोटे को अलग से अपने मोड़ के फिर कोई फूल बना ले तो वो गोखरू हो जाएगा। यहाँ पे गोटे के ऊपर ही जो बेल बनी है, इसके ऊपर फिक्स है ये चंपाकली है, लेकिन गोटे की बनी बनाई एक अलग से कोई बेल हो, बनी बनाई हो, तो उसको अपन बोलेंगे बांकड़ी। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बेसिक बातें हैं, इनको आप उतारिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और अभी अपने इसको टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपने कशीदा कला की स्टार्टिंग होगी, टॉपिक अपना हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है। कशीदे की हम बात करेंगे। अब बड़ा ही एक शानदार प्रश्न और बनता है, ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं, किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, गोखरू, बीजिया, चंपाकली, ये किसके प्रकार हैं। परीक्षा वाला जब पूछे कि किसके प्रकार हैं तो हमें बताने हैं गोटे के प्रकार हैं, गोटे के प्रकार बताने हैं हमें। ठीक है, अभी हमारी कला तो वही है, कशीदा कला, कशीदा कला। और कशीदा कला में हम अब बात करेंगे कशीदे की जुत्ती की। कशीदे की जुत्तियां, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, कशीदे की जो जुत्ती है वो बीनमाल की फेमस है, बीनमाल जालोर में है भी, बीनमाल जालोर, बीनमाल जालोर की एक कशीदे की जुत्ती। इसके अलावा एक बात अपन और ध्यान में रखेंगे कि बीनमाल जालोर तो है, एक गांव है बड्डू गांव, बड्डू गांव नागौर में है, और इस बड्डू गांव में कसीदे की जुत्तियां बनाने के लिए और इसके कार्य को और अच्छा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, उसका मैं बताऊंगा आपको। बड्डू गांव नागौर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP योजना चलाई गई है।
यहाँ पे देखो नाम से स्पष्ट है कि एक बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बड्डू गांव नागौर में यूएनडीपी योजना चलाई गई है, केवल बड्डू गांव में है, भीनमाल नहीं है। लेकिन अगर बात करें कसीदे की जुत्ती कहाँ की, तो याद रखना भीनमाल की तो फेमस है, इसके अलावा बड्डू गांव नागौर में भी बनाई जाने लगी है, इतना ध्यान में रखना। थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ भीनमाल की। भीनमाल राजस्थान जीके में एक ऐसा बिंदु है, लगभग प्रश्न इसके इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा, तो इस पे ध्यान रखना। भीनमाल देखो, एक तो भीनमाल है जालोर में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, सुंदा माता मंदिर है। राजस्थान जी के में क्या होता है कि जब हम किसी एक बिंदु की बात करें, उससे रिलेटेड अन्य जितने भी बिंदु हैं उनकी बातें अगर अपने एक साथ कर लें तो वहाँ अपने जीके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वहाँ कन्फ्यूज़न डाउट वाली कंडीशन कभी नहीं हो पाती। इसलिए भीनमाल नाम है तो मैं भीनमाल की जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको यहाँ पे बताऊँगा। सुंदा माता का मंदिर, सुंदा माता को सुगंधा माता भी कह देते हैं, उसको सुंडा माता भी कह देते हैं, क्योंकि जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है सुंडा पर्वत, ठीक है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल में, सुंडा पर्वत भीनमाल में, ठीक है। तीसरी बात है 2006 में प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया, भीनमाल जालोर में लगाया। रोपवे क्या चीज होती है भाई, देखो रोपवे पहाड़ी है, एक और पहाड़ी है दूर, थोड़ी दूर है, मंदिर बना है। अब यहाँ तक तो अपन जा सकते हैं, आगे जाना मुश्किल है। अगर ऐसे करके अपने जाएंगे, ऐसे करते करते जाएंगे तो 15 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, साथ में पर्यटक भी आकर्षित होते हैं इस चीज़ से। इस प्रकार से ट्रॉली वाला जो सिस्टम यहाँ पे चलाया जाता है तो वो चीज़ हो जाएगी रोपवे। तो ये रोपवे हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, हैंगिंग ब्रिज नाम आता है, हैंगिंग ब्रिज अलग चीज़ हो जाएगी। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रोपवे तो ऐसा हो जाएगा, हैंगिंग ब्रिज या झूलता हुआ पुल। हम पढ़ते हैं कि कोटा में चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का प्रथम झूलता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज, वो क्या होता है, देखो ये जगह है, इसके बीच से मान लो एक नदी प्रवाहित होती है, एक नदी जा रही है इस प्रकार से, इसके बीच में से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये 12मासी नदी है, तो यहाँ पे क्या करता है, पुल बनाने के लिए हमें इसके अंदर पिल्लर तो देने पड़ेंगे, लेकिन पिल्लर दे नहीं सकते। इसलिए हम क्या काम करेंगे, हमारे जो जितने भी इंजीनियर हैं वो यहाँ पे इस प्रकार का एक पुल बनाते हैं। अब दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि सर इस प्रकार का जो पुल बना होता है वो टिकेगा किस पे, तो ये यहाँ पे टेक्निक लगाई जाती है विद्वानों। देखो इस प्रकार से टेक्निक लगा के और ये पुल जो है ये बना दिया जाता है इस प्रकार से। अब ये नीचे नहीं गिरेगा, हालांकि इसके नीचे पिल्लर ना होने के कारण इसको अपन झूलता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज कहेंगे। तो ध्यान रखना, पर पहला झूलता पुल या हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी के ऊपर है, और पहला जो अपना रोपवे है वो रोपवे अपना बना हुआ है, पहला रोपवे बना है अपने सुंदा माता मंदिर में भीनमाल जालोर के अंदर। तो अब यहाँ एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, राजस्थान में जितने कार्यरत रोपवे हैं वो मुख्य रूप से 3 रोपवे हैं, उनका सन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाकी पर्यटन वाले टॉपिक में उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। सन की अगर बात करें तो पहला रोपवे 2006 में, पहला 2006 में, दूसरा 6 और 2 8 में। बहुत आसान चीज है, पहला रोपवे 2006 में, दूसरा 6 और 2 8 में, और तीसरा 8 2 16 में। राजस्थान में 3 रोपवे जो कार्यरत हैं उनका अगर आपको टाइम पूछे तो पहला 2006 में, दूसरा 6 और 2 8 में, तीसरा 8 2 16 में, ठीक है। पहला सुंधा माता मंदिर में बना है, ठीक है, भीनमाल जालोर में। इसके बारे में बाकी जो बातें हैं वो पर्यटन वाले टॉपिक में और डिटेल से करवाई जाती है कि कौन कौन से इसमें वो है प्रस्तावित रोपवे भी है, लेकिन फिलहाल हम सुंधा माता मंदिर के रोपवे की बात करेंगे। विद्वानों यहाँ पे ध्यान रखना, एक भालू अभ्यारण्य भी है, भालू अभ्यारण्य
भालो बेरने कहाँ पे बना है? भीनमाल पे बना है। इसके बाद में बात करें कसीदे की जुत्ती कहाँ बनती है? तो भीनमाल में। इसके बाद में बात करें, कोई पूछ ले आपसे कि महाकवि माघ कहाँ जन्मा? महाकवि माघ का जन्म संस्कृत का विद्वान था, ठीक है। और इस महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास किसको कहते हैं? महाकवि माघ को कहते हैं। तो महाकवि माघ अपने भीनमाल जालोर में जन्मा था, बड़ा प्रसिद्ध विद्वान था ये। और 6 नंबर पे अपन बात करेंगे, एक विद्वान था जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का भी जन्म यहाँ पे हुआ। देखो, ब्रह्मगुप्त ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। पूछे कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों विद्वानों का जन्म कहाँ पे हुआ था? भीनमाल जालोर में हुआ था। 7 नंबर पे अपन बात करेंगे यहाँ पे, इसबगोल का उत्पादन के लिए फेमस है ये जगह। इसबगोल, सॉरी लोग लिख दिया, कोई बात नहीं, लोग है, इसको गोल कर लो, लोग गोल है, कोई दिक्कत नहीं। इसबगोल, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोलते हैं। नाम घोड़ा जीरा है, खाएंगे आदमी इसको। इसबगोल या घोड़ा जीरा ये कहाँ पे ये उत्पादित होता है? ये भीनमाल जालोर के अंदर होता है। अगर इसका पूरा प्रोडक्शन उत्पादन पूछ ले कि सर्वाधिक कौन से जिले में, तो हमें जिला बाड़मेर बताना है। लेकिन इसबगोल के लिए फेमस स्थान कौन सा है? तो हमें बताना है भीनमाल फेमस है। इसके बाद में 8 नंबर पे बात यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक की बातें होगी। अब मैं यहाँ पे 8 नंबर पे एक बात और यहाँ पे लिख दूंगा। 8 नंबर पे पॉइंट इसका भीनमाल से रिलेटेड पॉइंट है कि यहाँ पे चीनी यात्री हवेन सांग आया था। चीनी यात्री हवेन सांग कहाँ पे आया था? तो चीनी यात्री हवेन सांग भीनमाल में भी आया था, और याद रखना बेराठ जयपुर में भी आया था। 2 जगहों की उसने यात्रा की थी। और ये जो हवेन सांग आया था गुर्जर प्रतिहारों के काल में आया था, और इसने एक बुक लिखी है सीयू की। और ये जो सीयू की नाम की इसने बुक लिखी है, इस बुक में, अब ये चाइनीज आदमी था तो इसको हमारे वाले जो लोकल नाम है वो इतने याद नहीं रहे ज़्यादा। हमारे लिए बड़े नाम और छोटे नाम, विशेष रूप से छोटे नाम याद कर पाना ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपको चाइना की हिस्ट्री पढ़नी है, तो वहाँ पे राजा के नाम इस प्रकार से हो जाएंगे, ची मी हो जाएगा, उसकी रानी का नाम ची यू हो जाएगा, उसके बच्चों का नाम ची पी हो जाएगा। ऐसे करते करते ची। तो छोटे नाम है वो ज़्यादा मुश्किल रहते हैं अपने लिए। ये इसके साथ में हुआ जब ये यहाँ से अपनी किताब में नाम लिखने लगा भीनमाल, तो बेचारा याद करते करते गया था भीनमाल, लेकिन आगे जाके भूल गया। तब इसने भीनमाल को लिखा था, भीनमाल का नाम पिल्लो मोल्लो। भीनमाल को इसने कर दिया पिल्लो मोल्लो कर दिया। नाम तो इसका भीनमाल था, बेचारे को याद नहीं रहा, इसने इसको पिल्लो मोल्लो कर दिया। पता नहीं क्या जची इसके पिल्लो मोल्लो हो गया। एक गुर्जर प्रतिहारों का राजा था जिसका नाम था नरभट्ट, जिसकी उपाधि तो थी पिल्लापणी उपाधि थी उसकी, लेकिन ये नाम भी इसके याद नहीं रहा। तो इसने नरभट्ट को कहा पेल्लो पेल्ली बोल दिया इसको। सारा सिस्टम में पलट के रख दिया। भीनमाल का नाम पिल्लो मोल्लो कर दिया, पिल्लापणी को इसने पेल्लो पेली कर दिया। मतलब ऐसे बहुत सारे नाम जो है इसने गड़बड़ कर दिए थे। लेकिन बढ़िया आदमी था हवेन सांग, बहुत बढ़िया आदमी था। तो ये हमारी बात तो थी कसीदे की जूतियों पे जो भीनमाल में बनती है। लेकिन भीनमाल की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ताकि जीके अपना पूरी जीके पे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमारी कसीदे की जूतियों तक की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब कसीदे की साड़ी पढ़ेंगे अपन, साड़ी की बात करेंगे। कसीदे की साड़ी में 4-5 एक प्रकार हो जाएंगे और उन साड़ियों की अपन बात करेंगे। पॉइंट अपना कसीदा का ही है।
इसमें अपने कसीदे की साड़ी पढ़ेंगे, कसीदे की साड़ी पढ़ लेंगे इसमें। और साड़ियों में बात आएगी तो सबसे पहले एक साड़ी है जिसका नाम है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। कोटा में बनती है इसलिए कोटा डोरिया है, बड़ी मुलायम होती है इसलिए मलमल नाम है इसका, ठीक है। कोटा डोरिया, मलमल और मसूरिया जाति के कलाकार इस साड़ी को बनाते हैं, तो इस साड़ी को कहते हैं मसूरिया साड़ी, ठीक है। अब देखो मसूरिया साड़ी कहते हैं इसको, ये साड़ी बनती है कैथून में, और कैथून विद्वानों कोटा में है और बड़ा ही फेमस है कैथून। इसका कारण क्या है, कैथून में एक अलग बात आपको बताता हूँ इस टॉपिक से हटके। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है, कैथून कोटा में है। और राजस्थान की प्रथम निजी कृषि उपज मंडी ये कहाँ है, कैथून कोटा में। तो तीन चीज़ें होगी, कोटा डोरिया साड़ी भी है, विभीषण मंदिर भी है और निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि उपज मंडी भी है यहाँ पे। अब देखो बात क्या है, इन कलाकार, ये कलाकार मसूरिया नाम है ना इन कलाकारों का, तो ये आए कहाँ से थे। देखो बिहार से आया तब उसको अपने बिहारिया बोलते हैं, पूर्व से आया तब उसको अपने पूर्विया बोलते हैं, हरियाणा का हो तब उसको हरियाणवी बोलते हैं। ये लोग मसूरिया कहलाए, क्यों, क्योंकि ये लोग मैसूर या कर्नाटक से आए थे, ठीक है। तो इनको मैसूर या कर्नाटक से, कोटा का राजा था जालिम सिंह, जालिम सिंह इन लोगों को कोटा लाया था। ऐसे भी याद कर लेना कि आदमी जालिम था लेकिन साड़ी मलमल की लाया था, आदमी जालिम था लेकिन साड़ी मलमल की लाया था, ठीक है। अब अगर बात करें प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, प्रसिद्ध कलाकार है अहमद मसूरिया, प्रसिद्ध कलाकार इसका हो जाएगा अहमद मसूरिया हो जाएगा, ठीक है। तो नाम मसूरिया साड़ी है, कलाकार मैसूर से आए थे, राजा जालिम सिंह था जो इनको कलाकारों को मैसूर से लाया था, और फेमस कलाकार इनका हो जाएगा अहमद मसूरिया। तो ये अपनी बात कंप्लीट हुई यहाँ पे कोटा डोरिया साड़ी की। इसके बाद में दूसरी साड़ी है जैनब। जैनब की साड़ी दिगोद की फेमस है, दिगोद कोटा में ही है भाई। और याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, एक नाम आता है कई बार बिंगोद, ये बिंगोद नाम का स्थान है ना, ये भीलवाड़ा में है। और यहाँ पे अपने पढ़ते हैं कि बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, बिंगोद अलग है, ये दिगोद है जहाँ पे जैनब साड़ी बनती है। इसके अलावा यहाँ पे फूल की साड़ी है, वो बनती है जोबनेर में, जोबनेर जयपुर में है, ठीक है। जोबनेर में बनती है फूल की साड़ी। और ये जो जोबनेर है, जय जोबनेर जय जवाला माता, जय जवाला माता, जवाला माता मंदिर जोबनेर में है और फूल की साड़ी जोबनेर में बनती है। ये जवाला माता खंगारोत राजवंश की कुल देवी हो जाएगी, ध्यान कर लेना, मोस्ट है ये। 4 नंबर पे बात आएगी अपने सूंठ की साड़ी। देखो सूंठ वो नहीं होती, अदरक सूंठ चाय में गिरती है वो नहीं होती, ये जो सूंठ की साड़ी है इसका डिजाइन सूंठ जैसा होता है। तो सूंठ की साड़ी सूंठ से सवाई माधोपुर में सूंठ की साड़ी है। इसके अलावा 2 साड़ी अपने पास में और है, एक तो है चूआ चंदन और एक है स्प्रे पेंटिंग। ये दोनों जो साड़ियाँ हैं दोनों है राजसमंद की हो जाएगी साड़ियाँ, ठीक है। तो अलग अलग साड़ियाँ हैं, इनको याद करो बढ़िया तरीके से, इनके नोट्स बनाते रहो, बार बार इनको पढ़ते रहो और स्क्रीनशॉट लो इसका, और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। कसीदा कला अपनी कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे।
ये अपनी बात होगी यहाँ पे कंप्लीट कसीदा कला की। साथ साथ में जो एक बात के साथ में जो बहुत सारी अलग अलग बातें मैं बता रहा हूँ उनको भी विशेष रूप से आप नोट कर लेना, ताकि अपना जीके ऐसा तैयार हो जाए कि कन्फ्यूजन ना हो, और एक नाम कोई भी हमारे सामने आए तो उससे संबंधित हमें 5 बातें, 10 बातें, 20 बातें जितनी भी है वो सारी याद रहनी चाहिए, तब जाके राजस्थान जीके इंटरेस्टिंग होता है और बढ़िया तरीके से अपना तैयार होता है और अपनी पकड़ उस पर मजबूत होती है। ठीक है, अब कसीदा कला की अपनी यहाँ पे बात कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें, देखो बर्तन पर चित्रकारी, बर्तन पर चित्रकारी की अपने बात करेंगे। बर्तन पे चित्रकारी में राजस्थान में मिट्टी के बर्तन पे चित्रकारी में एक कला फेमस है जिसको हम कहते हैं पोट्री। ध्यान रखना, पोट क्या होता है? पोट होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको कहते हैं वह पोट, और पोट पे पेंटिंग है वो कहलाएगी पोट्री। मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, वो यहाँ पे जिसमें मैंने डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं कि ये एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, चीनी मिट्टी का बर्तन है ये इस प्रकार से, और इस पे जो हम पेंटिंग करेंगे तब ये पेंटिंग कहलाएगी पोट्री। मान लो हमने इसको इस प्रकार से इस पे हमने डिज़ाइनिंग कर दी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये जो पेंटिंग है ये क्या क्या लगेगी? पोट्री। और मैंने ब्लैक कलर से पेंटिंग की है इस पे, तो ये कहलाएगी ब्लैक पोट्री कहलाएगी। ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग टाइप हो जाएंगे, ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, कई हो जाएगी। ठीक है, तो पोट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बर्तन पे चित्रकारी में हमारे पास में आर्ट है, कला है पोट्री, और इसका अर्थ होता है पोट पे पेंटिंग। पोट पे पेंटिंग पोट्री कहलाती है। अब दिमाग में प्रश्न आया कि सर ये पोट किससे बना होता है? तो पोट बना होता है चीनी मिट्टी का, और चीनी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी हकीकत में वास्तव में कोई मिट्टी नहीं होती, ये बनाई जाती है कृत्रिम रूप से। तो देखो चीनी मिट्टी की कौन कौन सी चीज़ों की होती है मैं बता देता हूँ आपको। चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी में 5 चीज़ें मिक्स होती हैं। यहाँ होता है एक हरा काच जिसको बोलते हैं कहीरा, एक होता है इसमें गोंद को कहते हैं साजी, गोंद को साजी कहते हैं। एक होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। एक इसमें होती है मुल्तानी मिट्टी, और एक इसमें होता है क्वार्ट्ज नाम का एक पत्थर निकलता है, खनिज है ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 तत्व है, इन 5 तत्वों को मिक्स करके जो मिट्टी बनाते हैं वो चीनी मिट्टी का जो बर्तन बनाएंगे वो पोट, और पोट पे पेंटिंग हमारी हो जाएगी पोट्री। ठीक है, तो ये हमारी चीनी मिट्टी की बातें होगी। ठीक है, चीनी मिट्टी और अपने पोट और पोट्री की बातें करेंगे। अब देखो कलर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नीले रंग से अगर पेंटिंग करें तो ब्लू पोट्री कहलाएगी। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाता है कि सर ब्लू सिटी कौन सी है? ब्लू सिटी नीला शहर। ध्यान रखना, ब्लू सिटी या नीला शहर जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है ये। तो ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री कोटा की है। इसके अलावा कागजी या डबल कट की जो पोट्री है वो है अलवर की। इसमें बर्तन जो है ना वो कागज जैसा पतला बनता है, इसलिए कागजी या डबल कट की पोट्री है। इसके बाद में हम बात करेंगे लाख की पोट्री की। लाख की जो पोट्री है वो हो जाएगी बीकानेर की। इसमें क्या होता है कि जो कलाकारी जो डिजाइनिंग है वो लाख द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये लाख की पोट्री हो जाएगी। तो ये पोट्री के अलग अलग टाइप हो जाएंगे। अब हम इसमें पोट्री का जो इतिहास है, पोट्री की हिस्ट्री जो है वो अपन पढ़ेंगे। भी ये कला कहाँ से आई, कौन इसको लाया, कौन कौन इसके कलाकार हो जाएंगे, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अपन पोट्री में आगे बढ़ेंगे। आर्ट है अपनी पोट्री, और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो इस पोट्री की इसके इतिहास में से आते हैं। भी पोट्री कहाँ से आई ये ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक। तो पोट्री ध्यान रखना, पोट्री कला सबसे पहले है विद्वानों पर्शिया की। पर्शिया जिसको हम कहते हैं ईरान, पर्शिया ईरान से हमारे भारत में एक मुगल बादशाह हुआ जिसका नाम है अकबर। अकबर के काल में बहुत सारी कलाकारियाँ यहाँ पे आई थी। तो अकबर के काल में पोट्री जो है वो दो जगह आई थी। एक तो आई दिल्ली, एक आई लाहौर। तो ये भारत के हिस्से थे दोनों के दोनों। अब पार्टीशन के बाद में तो चलो लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन तब के भारत की हम बात कर रहे हैं। तो दिल्ली और लाहौर। लाहौर एक राजा गया, राजा का नाम है मान सिंह। राजा का नाम मान सिंह। मान सिंह इस कला को लाया, जयपुर लाया। मान सिंह इस कला को जयपुर लेके आया था, ठीक है। इसके बाद में एक राजा हुआ जिसका नाम था राम सिंह, और ये राम सिंह सेकंड है भाई, ठीक है। राम सिंह सेकंड ने देखा कि पोट्री कला के कुछ प्रोडक्ट, कुछ बर्तन तो यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन इसके कलाकार नहीं बचे हैं। और जो एक आधे कलाकार इसके पास में है, वो कलाकार ना ही मानो नाम मात्र के कलाकार हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसके पास में दो कलाकार थे, दो कुम्हार थे इस कला को करने वाले। मिट्टी का जो जितना भी काम है वो कुम्हार करते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद दो कुम्हार थे, एक का नाम है कालू कुमार, ठीक है। कालू के साथ में है चूड़ामणि कुमार। दोनों कुम्हारों को स्लीपर बुक करवा के भेज दिया दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में एक कुम्हार मिला इनको, भोला कुमार। दिल्ली में कुमार था भोला कुमार, नाम भोला, आदमी तेज था, वे बढ़िया कलाकार आदमी था भोला कुमार से ट्रेनिंग लेके दोनों आदमी लौटे, ठीक है, बढ़िया कलाकार बन के लौटे। उसके बाद में पोट्री कला का जयपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो राम सिंह के काल को कहते हैं पोट्री का गोल्डन टाइम, पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं, पोट्री का स्वर्ण काल इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में लगभग 1962-63 के आसपास की बात है, जब ये कला भारत से लुप्त हो गई थी, बिल्कुल लुप्त, ना इसके बनाने की कोई विधि यहाँ पे थी, ना ही इससे संबंधित कोई जानकारी हमारे पास में थी। तब मऊ गांव सिक्कर के स्वर्गीय कृपाल सिंह जी शेखावत, उन्होंने इस कला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया था, ठीक है। तो हम कृपाल सिंह जी शेखावत की अभी अपने बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये चीज़ें हिस्ट्री इसकी है, ये आप उतार लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं इसके नीचे यहाँ पे लिखूँगा। हिस्ट्री के बारे में अपने इसकी पढ़ रहे थे, और अभी अपने पास में यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे कृपाल सिंह शेखावत की, हम बात करेंगे पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने क्या काम किया, पोट्री कला को पोट्री कला को इन्होंने पुनः जीवित किया था। गायब हो गई थी ये कला बिल्कुल ही, दोबारा इसको स्टार्ट करवाया था कृपाल सिंह जी शेखावत ने। और ये मऊ गांव के थे, मऊ गांव सिक्कर के निवासी थे, और ये 2009 में हमें छोड़ के चले गए थे। तो ये सारी बातें थी पोट्री से संबंधित। कुछ बातें हमने इसमें कशीदा कला भी कर ली है। आज हमने कशीदा कला और पोट्री कला, ये दोनों कलाएं कर ली है, ठीक है। तो ये दो कलाएं हमने आज पढ़ ली, इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, आपने हमें इतनी देर तक सुना, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।